नमस्कार दोस्तों। आज 40 क्वेश्चन से इकोनॉमिक्स से लिया गया है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न होगा। बीपीएससी टीआरई 3 को ध्यान में रखते हुए और सक्षमता वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को भी इकोनॉमिक्स का सवाल पढ़ना है और जो पैटर्न सरकार बोल रही है वह पैटर्न बीपीएससी के पैटर्न को बारे में बता रही है। इसलिए आप सक्षमता हो या बीपीएससी टीआरई 3 वाले हो, सबके लिए यह उपयोगी होगा और आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगा आपके परीक्षा में। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर है। ऑप्शन ए दे रहा है कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वालों बच्चों की संख्या। तो ये तो पहला ही सही लग रहा है। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 5 वर्ष की आयु से पहले, ये नहीं है 5 वर्ष की तो बात ही नहीं, प्रत्येक साल की बात होती है। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 6 महीने, यहाँ 6 महीने दे दिया तो समझिए कि ये भी नहीं होगा। इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है। तो जब देश की कुल आय हो और उसमें जनसंख्या से अगर भाग हम लोग देते हैं तो हम लोग को निकलता है प्रति व्यक्ति आय। इसलिए आंसर नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। और यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि प्रति व्यक्ति आय का जो बताए थे 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, वो आकलन किए थे प्रति व्यक्ति आय का, याद रखिएगा। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, आ जाइए, यहाँ पे है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये प्रति व्यक्ति के आधार पर इसको यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में हुआ है। और यूएनडीपी एक सवाल बन जाता है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में है यूएनडीपी का मुख्यालय। अगला प्रश्न है वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो सतत विकास कहलाता है, याद रखिए, सतत विकास कहलाता है। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। 5वां प्रश्न है 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है। तो सकल नामांकन नहीं, शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहलाता है। राइट आंसर बी होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न। 6ठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं है बोल रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि कौन कौन है?
तो परिवहन, मछली पकड़ना, बैंकिंग। तो यहाँ लिखा है प्राथमिक क्षेत्र। 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है इसको पहले जान लीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो क्या क्या नहीं आता है इसको जान लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा और आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, वानिकी आता है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन आता है, खनन आता है। तो इसमें देखिए मत्स्य पालन आता है, पकड़ मछली मतलब पकड़ना नहीं है, पालन अगर होता मछली पालन तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंध रखता है। तो तीनों जो है प्राथमिक क्षेत्र से मतलब नहीं रखता है, संबंध नहीं रहता। ठीक है, तो हमारा कौन नहीं है, तो एक से अधिक वाला आंसर हमारा राइट होगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, सॉरी, एक से अधिक नहीं है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित रखता है। तो अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रोहतास का जो है सबसे ज़्यादा मतलब बेटर है साक्षरता दर। इसके बाद इसमें किसी में तो थी रोहतास है ही नहीं, इसलिए कोई आंसर सही नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, या फिर आ गया एक नहीं निगेटिव वाला, तो नहीं आता है। तो विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका, यही तो है नहीं आता है, यही नहीं आता है। ठेकेदार के लिए काम करने वाले एक दिहाड़ी मजदूर, ये आता है। अपने घर में काम करने वाली, ये भी आता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा हमारा। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। ऋण की शर्तों में संपार्श्विक कोलेक्ट्रल, देखिए कोलेक्ट्रल लिखा है, सहित शामिल है। तो ऋण की शर्तों में कौन सा शामिल है, तो लिखता है ब्याज दर, पुनर्भुगतान का तरीका, दस्तावेजीकरण या एक से अधिक। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक से अधिक होगा। ये जो है ये सब होगा इसमें। ठीक है, पुनर्भुगतान का तरीका, अगर कोलेक्ट्रल हम नहीं लेते हैं पार्टी से तो भुगतान करने में कोलेक्टर होता क्या है, तो आपके मतलब लोन के अगेंस्ट में आपका जैसे कोई ज़मीन का कागजात जो होता है उसको हम कोलेक्टर के रूप में जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको पुनर्भुगतान करने में वो करता है, नहीं तो डर जाएगा। तो पुनर्भुगतान होता है, दस्तावेजीकरण की आवश्यकता, ये दो चीज़ होता है, ब्याज दर से मतलब नहीं रहता है। ठीक है, कोलेक्टर से ब्याज दर से मतलब नहीं रहता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार, सरकार द्वारा जो निर्धारित होता है व्यापार निर्धारित है, उसमें बाधाएं और है या प्रतिबंध कोई है उसको हटाता है तो क्या कहलाता है, तो भूमंडलीकरण तो कहलाएगा नहीं, निजीकरण भी नहीं होगा, विनिवेश भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई जो होगा राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है, तो कौन सा क्या आता है, देखते हैं। अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली के विरुद्ध अधिकार, ये आता है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या सेवा प्राप्त करना जारी रखने या न रखने का अधिकार। तो ये तीनों आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है। कोपरा, तो कोपरा होता है क्या था, कोपरा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक एक्ट बना था 1986 में, जो है यहाँ पर दिया हुआ है, 1986 में एक एक्ट बना था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो ये सही है,
राइट आंसर यही होगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मनरेगा तो बहुत पहले का है। जीविका शुरू किया गया है हाल फिलहाल में, हर एक गांव में देखते हैं जीविका जीविका जीविका, तो जीविका शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा योजना, तो ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब भोजन, ऑप्शन है भोजन की उपलब्धता हो, अभिगम्यता हो या समर्थ हो। तो क्या आंसर होगा इसका? सही राइट आंसर क्या होगा? तो ये तभी सुरक्षा होता है जब ये 1 से अधिक हो, यानी कि डी आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ये है कि मध्यांतर आहार से नहीं, अंत्योदय योजना मध्यांतर से नहीं है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अल्प रोजगार का अर्थ है, अल्प रोजगार का अर्थ क्या होता है? जब लोग काम करने के इच्छुक नहीं है, बिल्कुल ये गलत है, ये तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, जब लोग अपनी क्षमता से, देखिए क्षमता लगा दिया है, क्षमता से कम काम कर रहे हो, ये सही होगा। ठीक है, जब लोग ठीक से काम नहीं करें, ये तो होगा ही नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? ठीक है, कौन देश में? तो लिखा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO। तो NSSO है। दूसरा भी है भारत की जनगणना, तो भारत जनगणना तो होगा नहीं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी नहीं करता है। कौन? तो ये सही होगा हमारा ऑप्शन ए। NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से न्यूनतम तक का सही क्रम चुनिए। देखिए सकल घरेलू उत्पाद में, तो हम बताए थे आपको कि 3 होता है क्षेत्र जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में होता है विनिर्माण यानी निर्माण, और तृतीय क्षेत्र यहाँ लिखा ही है, तो हमारा तो एक सही आंसर है। इसमें देखते हैं कृषि क्षेत्र, तो कृषि नहीं आएगा, ये तो प्रथम में आता है, यहाँ लिखता है उच्चतम से निम्नतम, उच्चतम से निम्नतम जाना है, मतलब अगर 1 2 3 है तो 3 2 1 आना है, तो तीसरा दूसरा 1, यही 1 नंबर सही है। ये भी नहीं होगा, ये दूसरा से शुरू है, 2 1 3 है। ठीक है, इसमें है 3 2 3 2 1, 1 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न लिखते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम्य बनाया है, तो वैश्वीकरण को सुगम्य, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, तो थोड़ा छोटा हो गया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम्य बनाया है, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण, कृषि क्षेत्र, देखिए 1 हो गया, बी है कृषि क्षेत्र में वृद्धि, सी है उच्च टैरिफ दर। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका क्या होगा? व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण, ये सही होगा। ठीक है, सुगम तभी तो बनेगा, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण होगा तभी ना। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है। तो
जो खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं, तो विदेशी निवेश बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विदेशी निवेश। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता जो है ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे कहा जाता है। तो अगर कोई आप लोन लेते हैं उसके बदले में क्या देते हैं, तो संपार्श्विक देते हैं, यानी कोलेक्ट्रल देते हैं। इसके पहले हम बताए थे कोलेक्ट्रल, आपको कोई दस्तावेज देना पड़ता है भूमि का, वह आपका कोलेक्ट्रल के रूप में हो जाता है, या आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह दे दीजिए तो आपका कोलेक्ट्रल के रूप में हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है, ध्यान रखिएगा कि नहीं पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ज़्यादातर गलती हो जाता है। तो ऑप्शन दिया है, विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, इच्छाओं का दोहरा संयोग, विनिमय के लिए वस्तुओं की उपलब्धता। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी डैश द्वारा की जाती है। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों का तो कौन देख रेख करता है, केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक देख रेख करता है, निगरानी में रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ फिर गलत पूछ रहा है, कौन सा इसमें से गलत है। तो कौन सा गलत है देखते हैं। 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% थी, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% थी। तो पहला सही दिख रहा है। दूसरा, 2016-17 में तृतीय क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर दर्ज की गई। ये थोड़ा सा दिक्कत है, देख रहे हैं। अगला देखते हैं। 2016-17 में निर्माण क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर दर्ज की गई। इस तृतीय क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर्ज की गई, ये दोनों सही दिख रहा है और ये भी सही है, यानी हमारा आंसर होगा डी, राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, डैश का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। तो इसमें गुणवत्ता कम, किसी पदार्थ में अगर कोई चीज़ मिला दे तो उसका गुणवत्ता कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मिलावट। सम्मिश्रण नहीं होता है, निम्न गुणवत्ता वाला उत्पाद भी नहीं होता। जैसे दूध में पानी मिला दीजिए, उसका दूध का गुणवत्ता कम हो जाता है, तो इसलिए मिलावट आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन होता है, मार्केटिंग, डैश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, बहुत अच्छा प्रश्न। तो संरक्षित होने का अधिकार, ये सही है। सूचित होने, ये तो नहीं होगा, सूचित होने, आश्वस्त भी नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन सा, तो यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है, बिल्कुल सही है। यह कीमती धातु से बना है, बिल्कुल ही सही नहीं है उतना। यह वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, ये सही हुआ, नंबर 1 सही है। यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है। HDI
का ही फूल रूप है मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कौन सा ऊपर है? तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान कैसे होगा? वो तो पहले ही नीचे गया होगा, नीचे है। नेपाल है ही नहीं है। बांग्लादेश है, भारत से ऊपर बांग्लादेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? प्राकृतिक गैस तो होगा नहीं, पेट्रोलियम होगा नहीं, भूजल हमारा होगा, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है भी ये। प्रश्न बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। ये सही लग रहा है। किसी उद्यम में श्रमिकों की संख्या नहीं, ये राइट आंसर होगा। अगर हमारा सेवा सही होगा तो हमारा सारा चीज़ अच्छा होगा। तो आर्थिक गतिविधियों को जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया, तो इसके आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? पहला बोला दरभंगा, दूसरा बोला सिवान, तीसरा बोला नवादा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए कि गोपालगंज है, गोपालगंज होगा इसमें, तो नहीं है। तो इसके में हम लोग का आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई कट गया है, ई आंसर हम लोग का सही, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है, ठीक है, ई हमारा आंसर होगा, ई। थोड़ा सा छोट करना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए दे रहा है, नदियों से मछली ब्रूडर का संग्रह और एकत्रित ब्रूडर का कृत्रिम प्रजनन, मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा करना। सी क्या लिख रहा है? चिन्हित नदियों में शुद्ध जर्मप्लाज्म की बहाली। 32 का जो आंसर होगा, इसमें एक से अधिक लग रहा है हमको, एक से अधिक ही होगा। सही, राइट आंसर है, सही है, राइट आंसर सही है। बच्चों की क्या लिखा था? मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा कर, सही है, ये भी सही है। डी नंबर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड जो है निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए है, लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है। लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन बिल्कुल सही है। लिक्विड फंड इक्विटी फंड नहीं, इक्विटी फंड नहीं है। लिक्विड फंड को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन, चूँकि लिक्विड फंड एक म्यूचुअल फंड है, लिक्विड फंड को ही म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो होता है अनलॉक होता है, वो लॉक नहीं होता है। जैसे हम लोग डिपॉजिट ऐसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो लॉक हो जाता है 5 साल 10 साल के लिए, लेकिन लिक्विड फंड जो म्यूचुअल फंड जो होता है वो अनलॉक होता है। इसलिए लिक्विड फंड जो है एक मुद्रा बाजार के साधन है। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य कहलाता है। ये एक परिभाषा है, ध्यान रखिए, ये एक क्या है, परिभाषा है। और किसका परिभाषा है ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, सकल घरेलू उत्पाद का परिभाषा है। अगर किसी को परिभाषा याद होगा तो ये आंसर मार देगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीयकृत संस्करण है, ठीक है। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी है। ये तो सही लग रहा है, नोडल एजेंसी है। अगला देखते हैं, MPI की बेसलाइन रिपोर्ट चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS पर आधारित है। ये भी सही दिख रहा है। अब देखते हैं इसको कौन सही होता है। ये भी सही दिख रहा है। तो एक से अधिक तो आंसर सही होना चाहिए हमारा। इसमें क्या दिया है, अच्छा, तो इसमें क्या दिया है, केवल एक नहीं, केवल एक तो होगा नहीं, केवल एक नहीं होगा, केवल दो नहीं होगा, केवल लगा है तो नहीं होगा, केवल तीन भी नहीं होगा, कोई एक तो होगा नहीं। तो एक से अधिक है, सही होगा, राइट आंसर डी आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, काफ़ी घुमा दी है प्रश्न को, चलते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय राज्य भंडारण निगम, देखिए भंडारण निगम है, ये क्या है, भंडार करता है। भंडारण निगम का उद्देश्य क्या है? तो किसी भंडार का उद्देश्य क्या होता है? भंडारित करना ही उद्देश्य होगा, केवल भंडार करना, सुरक्षित करना, भंडारित करना। तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए, भंडार सुविधाएं प्रदान करना। अब कच्चा माल उपलब्ध करना, ये थोड़ा कच्चा माल उपलब्ध कराएगा, या नए कृषि उपकरण को उपलब्ध करना, ये भी तो नहीं करेगा। खाद उपलब्ध करना, ये भी नहीं, इसका काम है भंडारण, केवल भंडारण करना। तो केवल एक आंसर हमारा सही होगा, राइट आंसर केवल ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बस करीब पहुंच गए हम लोग प्रश्न की तरफ, लास्ट में हम लोग हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दे रहा है, M3 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। तो M3 देखिए, M3, M2, M1 ये कहाँ का माप है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रा आपूर्ति का माप है, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रा आपूर्ति के माप है, ठीक है। तो M1 सबसे अधिक तरल पदार्थ, इसमें ये आंसर होगा, ये सीधे है, ये नहीं होता है। सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति M3 नहीं होता है, M2 भी नहीं होता है, M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, एकदम राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसको। विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय पर योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय। अच्छा ठीक है, दिख रहा है। जल पोषण खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियाँ, ये भी सही लग रहा है। उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारिक फसल विविधीकरण, ये भी सही है, यानी एक से अधिक हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। सही उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना। चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला क्या है देखते हैं, ये तो ठीक है।
बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है विश्वविद्यालय स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। नए इक्वेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और मौजूदा इक्वेटरों समान बुनियादी ढांचे के स्थानों सहकारशील स्थानों के विस्तार का समर्थन करना, ये सही है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अभी पढ़े थे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था, ठीक है, के अनुसार कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे दिया है सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी, यह तो सही है। आगे देखते हैं, राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, ये भी सही लग रहा है। राज्य आयोग में एक, ठीक है, ये भी सही, दोनों सही दिख रहा है। जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल 4 सदस्य होंगे, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। चौथा देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होना चाहिए। इसको थोड़ा सा नीचे भी कुछ दिया है, अच्छा हाँ, तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा, ऑप्शन सी तीसरा नंबर सही होगा। ये रहा 40 प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला होगा, देखने को मिला होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ आपके बहुत से दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।